ये नरसिंह भगवान की नगरी है और भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, एक अवतार वामन अवतार भी लिया था। ये आप लोगों का सौभाग्य है, पुण्य जागृत हो गए आपके कि नरसिंह भगवान की नगरी में वामन अवतार के भी दर्शन आपको साथ में हो रहे हैं। हाँ, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण आपके सामने खड़ा हुआ है, यूं ही मुस्कुरा देना चाहिए, तुम्हारे को हंसना चाहिए, क्योंकि कौवे को और ब्राह्मण को देख के तो यूं ही आदमी प्रसन्न हो जाता है श्राद्ध पक्ष में। आइए, आप लोगों को प्रणाम करता हूं मैं। देखो साहब, आदरणीय विनीत भाई साहब बैठे हुए हैं। हाँ। देश के शीर्षस्थ कवियों में से एक हैं, दिनेश भैया हैं, अशोक भाई साहब हैं और डॉक्टर आदित्य जैन इतना बड़े संचलन कर रहे हैं। देखिए, टिपिकल मामला, विपरीत मामला, मेले ठेले सब चल रहे चक्री, फिर भी इतना नपा तुला और सदा हुआ संचलन ये व्यक्ति कर रहा है। आपकी जोरदार तालियां डॉक्टर आदित्य जैन के खाते में जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको शुरू होता हूं, चिंता मत करो, मैं कोई जान की बात नहीं करूंगा और चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल नहीं सुनूंगा जैसे मारुति नंदन ने सुनाया, क्योंकि अगर मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा तो मेरे फेफड़े फट के बाहर आ जाएंगे भाई साहब। हाँ, मेरे पास में बिल्कुल भी ऐसा मामला नहीं है, मैं चिल्ला ही नहीं सकता। आपको बताऊं, मैं इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ, पूरे ब्रह्मांड का, देश का क्या, पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो शुरू होते ही खत्म हो गया। मेरा चीची जैसा है। मेरे को, आपको कविता क्या सुनूं, कितनी जगह तो मेरे को जाना पड़ता है। मैं जाता हूँ प्रोग्राम के लिए तो मेरे को एडवांस में बताना पड़ता है साहब। नगर पालिका ने इतना भव्य कवि सम्मेलन कराया। हाँ। मैं पहले जाता था, आजकल तो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे पहले ही देख लेते हैं, यूट्यूब पे यार ये इसको बुलाना नहीं, इसको बुलाना, पहले ही सर्च कर लेते हैं। पहले मैं जाता था कवि सम्मेलन में तो लोग मेरे को देख के भरोसा ही नहीं करते थे कि ये कवि होएगा। ये जरा सा आधा फुट मतलब 4 फुट का देख करके। एक बार तो मैं कवि सम्मेलन करने गया, अब हम लोग 3 कवि, आनंद लेना और मस्ती लेना, 3 कवि और साथ में कवित्री। जैसे वहाँ जबलपुर पहुंचे, आयोजक मंडल ने स्वागत करा, आइए आइए सर बैठिए। हम लोग बैठे, हमको बातचीत शुरू, इसको छिड़का हो रहा हो यार, जैसा हेलो हेलो वापिस वैसा ही कर दो जैसा था, हेलो हेलो वापिस वैसा ही सेट कर दो। किधर, मैं तुम्हारे को देख रहा हूँ, तुम मेरा मुंह देख रहे हो, इधर है माइक वाला, बहुत बढ़िया, जैसा है वैसा कर दो आप। माइक वाले, वाह यार तुम्हारी, वाह ये माइक वाला जोरदार लाए हो यार नगर पालिका। इसकी शक्ल मेरी लुगाई से मिलती जुलती है यार। जोरदार, वाह यार, मेरे को यहाँ भी अच्छा लग रहा है, इतनी दूर आके भी तुम्हारे को देखता रहूंगा इस बहाने में, बहुत बढ़िया। अच्छा, माइक को भी मैंने मेरी साइज का कर लिया अभी, नहीं तो उज्जैन में वहाँ फ्रीगन चौक पे उलझ गया मैं भी 8 दिन पहले कवि सम्मेलन में, गणेशोत्सव में। वहाँ उसने ऐसा माइक लगा रखा उज्जैन में कवि सम्मेलन के मंच पे कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई दादा, अब वो ऊपर नीचे नहीं होए, हिले ही नहीं, टस से मस नहीं हो। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चतुर, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता। कोई और भी लंबा कवि आ जाए, अरे सुनो तो सही, ताली रुको पहले, बात तो सुनो। कोई और लंबा कवि आ जाए तो वो 2 ईंट फंसा देता। कोई और भी लंबा कवि आ जाए, अशोक भाई साहब जैसा, तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी, मैंने कहा क्या है, बोले काम करो, एक काम करो, ये माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। तालियां बराबर उठाओ जरा यार, अच्छे रोहित, वाह जिंदाबाद। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे, तुम हंस रहे, मेरे प्राण निकलते हैं। वो, हाँ मैं बता रहा था, जबलपुर गए, 3 कवि और साथ में कवित्री। जैसे वहाँ पहुंचे तो आयोजक मंडल ने स्वागत करा, आइए आइए सर बैठिए। हम लोग बैठे, अब हमको बातचीत, सब लोग बैठे थे कमरे में, चाय वाय पी रहे, तो चाय पी रहे हम लोग, 5 मिनट भी नहीं हुआ हमारे को बातचीत शुरू करे को, चाय का घूंट तो चल ही रहा। और इतनी देर में वो कवित्री ने, वो आयोजक मंडल में से एक आदमी थे वर्मा जी, उनको जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगा यार, मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता वविता सुनाता है क्या? मतलब तुम मन मर्जी से ताली बजा दो ना तो हमको ऐसा लगता है जैसे 7 जन्म के पुण्य फलीभूत हो गए यार। भगवान की सौगंध, हाड़ोती की धरा को प्रणाम करता हूँ। तो मैं बता रहा था, विनीत भाई ने बोला कि पुण्य कमाओ, मैंने कहा हो। मैं गया श्रावण में महाकाल बाबा की सवारी देखने उज्जैन। महाकाल, आप लोग भी आए होंगे कभी दर्शन करने के लिए। अब मैं महाकाल बाबा की सवारी करने के लिए गया, दर्शन करने के लिए गया, मेरी गुड़िया को भी लेके गया, मेरी 5 साल की बेटी है, हाँ मेरी खुद की। तो मैं उसको लेके, भरोसा तो रखो, वो अलग बात है कि 2 महीने तक मेरे को ही भरोसा नहीं हुआ। तो मैं उसको, गुड़िया को, मैं दर्शन करने गया, मैंने गुड़िया को गोद में उठा रखा, मेरी बालिका को। अब भयंकर भीड़ पड़ रही, जय जय महाकाल के नारे लग रहे, जय महाकाल के नारे लग रहे, यहाँ से वहाँ तक भीड़ हो रही, खचाखच, लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ रहे, इतनी भीड़। मैंने उसको गोद में उठा रखा। अच्छा, मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं?
अब मेरे को नहीं दिख रहा भीड़ में, जब तो मैं यहाँ पे से यहाँ आया नहीं मैं, अब मेरे को वहाँ भीड़ में दिख नहीं रहा यार, तो मेरे को नहीं दिखा तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा, तो आगे एक दादा खड़े हुए कुर्ते पजामे, बाबूजी साहब, तो मेरे को जोर से चिल्लाए, बोले ए बेटा यहाँ कहाँ घुस रहे भीड़ में, और ये बच्ची को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा ओ बाबूजी ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस छोरी को लेके बोले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां बराबर उठाओ यार, बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छा। ये सब बड़े बड़े कवि हैं साहब, मैं विडम्बना का कवि हूँ। मेरे साथ विडम्बना कटती हैं। विडम्बना किस प्रकार की, आनंद लेना। अच्छा मैं आपको क्या बताऊं, मैं वाह भाई वाह में गया, फोटोग्राफर ने फोटो खींचे, वहाँ वाह भाई वाह एक प्रोग्राम होता है, मैं उसमें गया। अब शूटिंग के बाद में फोटोग्राफर्स ने फोटो लेना चालू करे प्रोमोस के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो वहाँ एक कवि थे, उनको खड़ा करा, उनके फोटो लिए 10, 15, 20 अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से 10 तरीके से। फिर वो एक कवित्री थी, वो खड़ी हुई मुमताज़ जी, उनके फोटो लिए 10, 15 फोटो इधर से उधर से 10 तरीके से। अच्छी बात है भैया यार। अब जब मेरा नंबर आया तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार। अब मैं बैठने लगा, इतनी देर में दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, बोले ले ले रोहित जी के भी ले ले फोटो यार। अरे बोले छोड़ यार, अरे बोले ले ले इनके भी, रोहित झन्नाट जी के भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों, उसका जवाब सुनना ताली नहीं रुकेगी। बोले ले ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों यार, अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। मतलब ये स्थिति है, मतलब भगवान ने इस ब्रह्मांड का सृजन करा दिनेश भैया, अच्छा भाई, भगवान ने इस ब्रह्मांड का सृजन करा तो भगवान ने कहा कि चलो मैंने एक अद्भुत ब्रह्मांड बनाया। भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा, अरे बोला मजा आ गया। तो नारद जी ने पूछा, बोला कि भगवान क्या मजा आ गया, आपने तो इतने सारे मनुष्य प्राणी बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो इसमें क्या मजा आ गया। अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। बात मटेरियल, पंक्तियां बढ़ता हूँ, आनंद लेना। मैं ट्रेन में सफर कर रहा और आगे एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ, उसने धक्का दिया साहब। अब वो धक्का मेरा ये बॉडी सहन नहीं कर पाई, तो मैंने पीछे वाले को ट्रांसफर कर दिया। अब पीछे वाले को ट्रांसफर करा तो वो भी अच्छा खासा हो रहा है, बिल्कुल रूंड सूंड। तो वो हाथापाई हो गई, मतलब लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। तो वो मेरे से क्या बोला, मस्ती लेना, पंक्तियां बढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। वो मेरे से बोला क्या बे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। चेचिस मतलब कार के ढांचे को कहते हैं, और उसने मेरे ढांचे का अपमान करा। क्या बे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है, तुझ पे तो फूंक मारना भी एक सितम है। मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चांटे में। अब अगर कॉन्फिडेंस की तालियां हो तो फिर वापस मेरे तक पहुंचे कि मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चांटे में। चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है, चेचिस में नहीं दम। मेरी बात आनंद है, जत्र तत्र बिखरा पड़ा। अब आप यहाँ से देख रहे हो, इतना सारी पब्लिक बैठी और इस मंच को निहार रहे हो आप, यहाँ से लेकर के भूपेंद्र से लेकर के वो प्रिया तक, आप पूरे मंच को देख रहे हो। बोलोगे यार जरा बैठे हुए लोग इनमें से यही जरा सा दिख रहा है। ऐसा नहीं है, ये बड़े बड़े को देख रहे हो, मेरे को जरा सा समझ रहे हो। तो ऐसा है कि ये माता बहनें जब रोटी बनाती हैं, आटा गूंद रही है, रोटी बना रही है, तो जितनी रोटी बनाना हो बना लेती है, आखिर में छोटा थोड़ा सा लोया बच जाता है, तो उसकी छोटी रोटी बना करके रख देती है। ये बड़े बड़े पराठे हैं, तंदूरी रोटी, टिक्का, ये जरा सी रोटी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पंक्तियां बढ़ता हूँ, लेकिन मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है, मेरा यह छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है। अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है, और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। पंक्तियां देता हूँ, संभालना। बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, उस छोटी सी रोटी का। क्या हो गया दादा, ठीक लग रहा है मामला? मेरे को भी लग रहा है। हाँ आप यूं कर रहे हो, मैं जम रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोग अच्छा सुन रहे हो, हमारे वहाँ अग्रसेन चौक पे कार्यक्रम हुआ भोपाल में होली का। वो बीचों बीच सेठ जी बैठे हुए, वो ताली नहीं बजाए, घूर घूर के देखे सुमड़े जैसे। तो मेरे को बड़ा अटपटा लगा यार। आदित्य जैन खड़े हुए, इनने संचालन करा, कविता सुना रहे, तो सेठ जी बैठे हुए सुमड़े जैसे देखे, ताली नहीं बजाए। उनका नौकर बैठा हुआ, वो भी ताली बजा रही, आनंद ले रहा, लेकिन वो ताली नहीं बजाया। तो मैं आखिरकार उतरा मंच के बाद और मैंने बोला, मैंने कहा आदरणीय अग्रवाल साहब क्षमा करना, मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन आप ताली नहीं बजा रहे हो यार, क्या बात है? आप सुमड़े जैसा देख रहे हो, हमने क्या पाप कर दिए, ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? तो ताली नहीं बजाने का क्या कारण बताया, एक छंद के माध्यम से रखता हूँ। हाँ स्वागत है भाई। ये तो एक दूसरे को बिठा रहे हैं, वो सम्मान दे रहे हैं, आप मेरे को सम्मान दो, इधर देखो। हाँ एक बार
ढंग की जरा ताली बजा दो जरा व्यवस्थित। हाँ आप बहुत बजाओ अच्छे ना। भाई। ये आप बजा रहे हो, उसने नहीं बजाई। हाँ उसने नहीं बजाई। तो वो मेरे को क्या बोला सेठ जी कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। हाँ इसके लिए भी रख रखे कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, हाँ। तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है, कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या, कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या, मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये दो बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के या फिर ये भी तुम्हारे? हाँ बहुत अच्छे भाई। ये लफड़ा पड़ रहा है तुम्हारा। ये कोर्स की बात है, उस पर तुमको ये विडंबना है आजकल के कवि सम्मेलन की स्थिति है। हाँ, ये स्थिति है। हाँ। अच्छा मैं वहाँ बस 5 मिनट ज्यादा हाँ, प्राण भाई। ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा जी, आपके, मेरे को आदत है ये पीने ज्यादा- में देंगे। हाँ तो तुम मेरे को पी पुआ जाओ क्या भरोसा। मैं इंदौर से चला हाँ भाई। रतलाम की तरफ बस में बैठ के बुआ जी को लेने के लिए राखी पे। अब हाँ। बस में 10-15 लोग बैठे हुए हैं यार, ज्यादा बस भरी हुई नहीं थी। तो क्यों 5 बजे सुबह 6 बजे, अब वो बस में ज्यादा लोग बैठे हुए नहीं, तो सबने अपने अपने हिसाब से किसी ने रुमाल रख रखा, किसी ने अटैची रख रखी, फोकट जगह घेर रखी। अब आगे बढ़े तो एक डोकरी माँ अगले बस स्टैंड पे किसी स्टॉप पे एक डोकरी माँ चढ़ी, 85 साल की बूढ़ी। अब जैसे चढ़ी तो बैठने लगी यार वो, तो किसी ने कोई मना करता, बोलो डोकरी माँ जगह नहीं, मेरा रुमाल रखा हुआ, जाओ पीछे जाओ, जाओ पीछे जाओ। वो पीछे जाने लगी, दूसरे जगह बैठने लगी, तो वो डोकरी माँ अटैची रखी मेरी, जाओ पीछे जाओ, मेरा आदमी आ रहा, जाओ। एक ने भी बैठने नहीं दिया यार। तो वो बुरा लगा उस कंडक्टर को, तो उसने उसको दया आ गई, तो उस कंडक्टर ने डोकरी माँ से बोला कि अरे अरे डोकरी माँ कोई बात नहीं है, तो बेकार लोग हैं, आप तो मेरे इस बोनट पे बैठ जाओ। तो डोकरी माँ बेचारी उस बोनट पे बैठ गई, और वो गरम गरम चेटे भी सही यार, पर ठीक है वो डोकरी माँ बैठ गई बोनट पे, कोई बात नहीं ठीक है, यथास्थिति परिस्थिति काम करना। वो डोकरी में बैठ गई, बस चली। अब अगले स्टॉप पे 25 साल की सुंदर सी लड़की चढ़ी साहब। अब जैसे ही वो चढ़ी तो कोई अपना रुमाल हटा रहे, मैडम यहाँ बैठ जाओ, कोई हटेची हटा रहे, मैडम यहाँ बैठ जाओ, कोई अपना सामान उठा रहे, मैडम यहाँ बैठ जाओ। पर वो पट्टी बैठे नहीं, उल्टा सिस्टम, वो बैठे नहीं, वो इधर उधर ठुमक ठुमक घूमे, नाटक करे नौटंकी। तो उसकी ये नौटंकी देख करके डोकरी माँ का दिमाग खराब हुआ। तो वो बोनट पे से ही किस अंदाज में और क्या बोली वो देखना। वो डोकरी माँ बोनट पे से ही बोली छोरी को चिल्लाते हुए, हाँ। बोले बेटा ए नानी, अरे बैठी जा नहीं तो थोड़ा साल बाद थारे भी बोनट पे ही बैठनो है। ये परिस्थिति है, आपको देखना पड़ेगा क्या स्थिति है, क्या कंडीशन। हाँ। 4 पंक्तियां देकर के स्थान ग्रहण करता हूँ बहुत अच्छे भाई, ये ठीक है। कि बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती, बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती, अग्नि बिना कभी बाती जल नहीं पाती, और माना कि जवानी तन मन को जोश देती है, माना कि जवानी तन मन को जोश देती है, मगर बुजुर्गों के आशीष बिना मुसीबत टल नहीं पाती। बहुत अच्छे भाई, वाह। मैं आदरणीय विनीत भाई साहब बैठे हैं, अशोक भाई बैठे हुए हैं, मैं केवल 4 पंक्तियां आपको समर्पित करके जाता हूं, क्योंकि हाँ भाई। केवल इसलिए कि ये जो आनंद की हिलोर मेले के उन झूलों से लेकर के वहां तक जो बनी हुई है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, ये नगर पालिका ने जो कार्यक्रम खड़ा किया है उसमें आप लोग इसलिए मुस्कुरा पा रहे हैं क्योंकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और -20 डिग्री सेंटीग्रेड में देश के नौजवान वहां सीमा पर खड़े होकर के भारत माता को रगों में बसा करके प्राण को आहूत करने के लिए खड़े हुए हैं। 4 पंक्तियां पढ़ करके जाता हूं कि दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। अगर चौथी पंक्ति में आपको लगे कि देश के नौजवान की स्थिति और भारत सरकार की स्थिति में परिवर्तन हुआ है तो आपकी तालियां उठे, और बताना चाहता हूं कि दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, उस भारत माँ की खातिर किसी ने राज घराना छोड़ दिया, और हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, अब तालियां उठे आपकी, और हुंकार, अरे हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, तो आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया, आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया। बहुत बहुत